नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम गोर विडाल के उपन्यास जूलियन के कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये उस रोमन सम्राट जूलियन के बारे में है जिसने कह सकते हैं इतिहास का रुख मोड़ने की कोशिश की थी। हाँ, मतलब ईसाई धर्म जो तेजी से बढ़ रहा था उसे रोकने की एक बड़ी कोशिश। बिल्कुल। और हमारा मकसद है विडाल की नजरों से इस काफी जटिल शासक को समझना। हाँ। उसके जीवन, उसके विचारों का उतार चढ़ाव और वो जमाना कैसा था। सही। ये देखना कि एक ईसाई माहौल में पला बढ़ा राजकुमार आखिर कैसे एक मूर्ति पूजक दार्शनिक सम्राट बन गया। हाँ, और इसके लिए हम उपन्यास के ही अंश ले रहे हैं। उसमें जूलियन की अपनी बातें भी हैं और प्रिस्कस जैसे जो दार्शनिक थे उनकी टिप्पणियां भी हैं। तो हमें अलग अलग नजरिए मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरू करें उसके बचपन से। उसका शुरुआती जीवन काफी उथल पुथल भरा था। पारिवारिक राजनीति, हिंसा। हाँ बिल्कुल। वो जो सम्राट था कॉन्स्टेंटियस, वो खुद को बड़ा पक्का ईसाई कहता था, लेकिन उसी ने जूलियन के पिता और कई दूसरे रिश्तेदारों का कत्ल करवा दिया था। हो। विडाल इसी को दिखाते हैं कि कैसे इस विरोधाभास ने मतलब जूलियन के मन में ईसाई धर्म को लेकर शुरू में ही शक पैदा कर दिया कि एक कैसा धर्म है जहां शासक इतना क्रूर है। और फिर ये शक और गहरा हुआ होगा जब उसने दर्शन, फिलॉसफी पढ़नी शुरू की। ऐसा लगता है उपन्यास में कि ईसाई सिद्धांत उसे जमे नहीं। सही का। खासकर वो जो ट्रिनिटी का सिद्धांत है ना, मतलब ईश्वर के 3 रूप, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। विडाल का जूलियन उसे तर्क से परे मानता था, रहस्यमय। तो उसकी तलाश उसे कहाँ ले गई? वो फिर प्लॉटनस, पोर्फिरी जैसे जो नव प्लेटोवादी दार्शनिक थे उनकी तरफ मुड़ा। उनमें उसे ज्यादा गहराई नजर आई। और फिर वो एफिसस में मैक्सिमस जैसे कुछ रहस्यवादी गुरुओं से मिला। ये उपन्यास में एक बड़ा मोड़ लगता है। हाँ, और यही वो हेलेनिज्म यानी जो पुराना यूनानी धर्म दर्शन था और मित्रास के रहस्यों की तरफ खिंचता चला गया। मित्रास उस वक्त रोम में काफी चल रहा था, एक तरह का मिस्ट्री कल्ट। अच्छा। उपन्यास में प्रिस्कस जैसे पात्र हैं जो मैक्सिमस को एक धोखेबाज जैसा मानते हैं, पर विडाल दिखाते हैं कि जूलियन के लिए एक आध्यात्मिक जागृति जैसा था, भले ही उसे छुपाना पड़ा। हाँ, वो कहता है ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ईसाई दिखना होगा। बिल्कुल। और मित्रास पंथ में उसकी जो दीक्षा हुई वो एक तरह से निर्णायक मोड़ था उसकी जिंदगी का। ये भी अजीब है कि जो आदमी विद्वान या पुजारी बनने की सोच रहा था वो अचानक राजनीति में आ गया। कॉन्स्टेंटियस ने उसे सीजर यानी जूनियर सम्राट बनाकर गॉल भेज दिया। हाँ, और गॉल में उसे मिलिट्री में काफी सफलता मिली, अप्रत्याशित रूप से। इतनी कि उसकी अपनी ही फौज ने उसे ऑगस्टस यानी मुख्य सम्राट घोषित कर दिया, कॉन्स्टेंटियस के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, ये सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा नाटकीय तरीका था। फिर कॉन्स्टेंटियस की मौत हो गई और जूलियन अकेला सम्राट बन गया। तब उसने खुलकर अपने असली इरादे जाहिर किए, हेलेनिज्म को फिर से जिंदा करना। हाँ, उसने कोशिश की ईसाई धर्म के असर को कम करने की और एक तरह का संगठित मूर्ति पूजक पुरोहितवाद बनाने की। लेकिन विडाल ये भी दिखाते हैं कि ये आसान नहीं था, उसे विरोध का सामना करना पड़ा। जबरदस्त विरोध, खासकर एंटियोक जैसे शहरों में। वहां अपोलो का मंदिर था, वो रहस्यमय तरीके से जल गया। लोग उसकी नीतियों से, बढ़ती कीमतों से नाराज थे। अच्छा। उसे ताने सुनने पड़े कि सब कुछ बहुत है पर सब कुछ महंगा है। विडाल दिखाते हैं कि शायद उसका जो आदर्शवाद था वो जमीनी हकीकत से टकरा रहा था। और अंदरूनी चुनौतियां भी थीं, दरबारी साजिशें, वो हिजड़ों, यूनिक्स का दबदबा, जासूस। हाँ, पॉल द चेन जैसे लोग। विडाल दरबार के इस अंधेरे पहलू को भी दिखाते हैं। जूलियन ने कुछ को हटाया, कुछ को मरवा भी दिया। इन सब सुधारों और झगड़ों के बीच उसका अगला बड़ा कदम था फारस पर हमला, सापुर के खिलाफ। हाँ, ये उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, एक बड़ा सैन्य अभियान। शुरू में तो सफलता मिली, लेकिन फिर कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। फारस के राजा सापुर ने शांति संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें रोम को काफी फायदा हो रहा था। हाँ, बड़े इलाके मिल रहे थे रोम को। पर जूलियन ने मना कर दिया। विडाल यहाँ क्या दिखाते हैं? क्या ये आत्मविश्वास था या कुछ और? विडाल यहाँ इशारा करते हैं कि शायद ये उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा या मैक्सिमस जैसे लोगों का असर, या शायद एक तरह की दार्शनिक जिद थी। व्यवहारिक सैन्य सोच पर ये चीजें हावी हो गईं। और शायद यही उसके पतन की शुरुआत थी। बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद हालात बिगड़े। फारसी सेना पीछे हटते हुए फसलें जलाती गई, रोमन सेना में खाने की कमी हो गई, असंतोष फैलने लगा। और फिर वो आखिरी लड़ाई, जहाँ वो घायल हुआ। हाँ,
और विडाल इस बात पर जोर देते हैं कि वो जो घाव था वो किसी दुश्मन के हथियार से नहीं बल्कि एक रोमन भाले से लगा था। ये तो बहुत रहस्यमयी है। हाँ, मरते वक्त उसने दर्शन की बातें की, भाग्य को स्वीकार करने की बात, लेकिन मौत का सच वो उपन्यास में एक पहेली ही रहता है। क्या कोई इशारा है कि किसने मारा होगा? प्रिस्कस और सलूटियस जैसे जो पात्र हैं वो दबी जुबान में इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद किसी अपने ने ही, किसी असंतुष्ट सैनिक या सेनापति ने, पर विडाल इसे खुला छोड़ देते हैं पाठक के सोचने के लिए। तो कुल मिलाके गौर विडाल का जूलियन एक दुखद नायक जैसा है, एक विद्वान योद्धा सुधारक जो इतिहास की धारा के खिलाफ तैरने चला और शायद डूब गया। हाँ, विरोधाभासों से भरा हुआ उसकी विरासत आज भी बहस का विषय है। और यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। विडाल की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई एक इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर या इरादे का पक्का क्यों न हो, क्या वो सच में इतिहास के बहाव को पूरी तरह मोड़ सकता है? और ये भी कि हम अतीत को कितना सही समझ पाते हैं, जबकि हमारी समझ उन लोगों की लिखी कहानियों पर टिकी है जिनके अपने पूर्वाग्रह, अपने मकसद थे। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।